ट्वेल्थीज, कैसे हो? आई होप यू ऑल आर फाइन एंड आपकी मैथ्स की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। प्रीवियस वीडियो में आपने देखा कि चैप्टर नंबर 1 टू चैप्टर नंबर 4 हमने सारे कवर कर लिए हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो। ठीक है, देखो भाई, चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 में मैंने क्वेश्चन नंबर्स मतलब बिल्कुल ही इस तरीके से लिख के नहीं दिखाया है। मैंने उसमें प्रॉपर एक नंबर लिखे थे कि एक्सरसाइज 1.0, एक्सरसाइज 4.1 का दिस क्वेश्चन, एक्सरसाइज 4.2 का दिस क्वेश्चन। तो वो जो अकॉर्डिंग मतलब वो जो नंबर थे वो अकॉर्डिंग थे हमारी पिछली वाली बुक्स, मतलब 2023 की जो एनसीईआरटी बुक्स यूज़ हुई हैं, मैंने उसके अकॉर्डिंग लिख रखे हैं। ठीक है, आपको अगर लग रहा है कि मतलब आपका अगर कुछ भी डिडक्ट पार्ट है कि हाँ ये एक्सरसाइज हमें इस बारी नहीं दी गई है या क्वेश्चंस ऊपर नीचे हो गए हैं, कुछ भी प्रिंटिंग होती है आपकी थोड़ी सी डिफरेंट, तो प्लीज़ मुझे बता दीजिएगा। और पहली बात तो अगर आपको ये देखने कि हाँ ये क्वेश्चंस हमारे सही है या नहीं है या कुछ चेंजेस हुए हैं या नहीं है, तो प्लीज़ पिछली वाली जो आपकी बुक है 2023 की मैथ्स की एनसीईआरटी फर्स्ट एंड सेकंड बुक, आप उसको जो है रेफर कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग जो है पढ़ सकते हैं। ठीक है, और अगर कोई भी दिक्कत हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए कि नहीं हमें तो बिल्कुल ही लिखने टाइप चाहिए, जैसे हमने पूरा लिख रखा है उस टाइप चाहिए, तो मैं उस टाइप की भी वीडियो आपको दे दूँगी। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड टू चैप्टर नंबर 5, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। अब से जो चैप्टर स्टार्ट हो रहे हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, बिकॉज ये बहुत ही ज़्यादा वेटेज वाले भी हैं। इंटीग्रेशन ले लो, डेरिवेटिव ले लो, एप्लीकेशंस फॉर डेरिवेटिव ले लो, बहुत सारे चैप्टर्स अब बहुत ही इंटरेस्टिंग में आने वाले हैं। ठीक है, तो ये कुछ मैंने फर्स्ट 5.1 के क्वेश्चंस उठा रखे हैं। पहली चीज़ तो देखो इस एक्सरसाइज में इंपॉर्टेंट है क्या, दो चीज़ पॉइंट बताऊंगी मैं आपको। पहली चीज़ तो जो के वाले क्वेश्चंस हैं वो, और दूसरी चीज़ जिसमें हमें ए एंड बी की वैल्यू निकालनी है वो। ये दो क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं जो आपकी एक्सरसाइज जो है 5.1 उसमें आपके राइट हैंड साइड पे के वाले क्वेश्चन सारे दिए हुए हैं, उन सभी क्वेश्चंस को प्रिपेयर करना है। बिकॉज मैंने यहाँ पे सिर्फ एक क्वेश्चन लिखा है, इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ यही इंपॉर्टेंट है। जितने भी के वाले क्वेश्चंस हैं आप अपनी एनसीईआरटी में से के वाले क्वेश्चंस उठाइए, आपको जो भी एक्स्ट्रा पे के वाले क्वेश्चंस मिलते हैं प्लीज़ उनकी प्रिपरेशन करिए, क्योंकि वो आते ही आते हैं आपके एग्जाम्स में। ठीक है, दूसरी चीज़ आपका ए एंड बी वाला क्वेश्चन, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ऐसे भी क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं, फिर चाहे वो आपको एमसीक्यू में मिले, चाहे वो किसी बड़े वाले मतलब 3 नंबर के क्वेश्चंस में मिले, तो आपको मिलेंगे ज़रूर। तो प्लीज़ के वाले क्वेश्चंस एंड ए और बी को फाइंड करने वाले क्वेश्चंस जरूर प्रिपेयर कीजिएगा अपने एग्जाम्स के लिए। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड, देर नहीं करते। देखो भाई, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, शो दैट द फंक्शन इज गिवन बाय दिस इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। मुझे ये शो करना है कि ये वाला फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूअस नहीं है। अब बच्चों ये बताओ कि कॉन्टिन्यूअस होता क्या है, क्या होता है? देखो कॉन्टिन्यूअस की अगर हम बात करें तो कॉन्टिन्यूअस होता है हमारा जब हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल होती है और हमारे फंक्शन के इक्वल होती है, दिस विल बी हमारा क्या होगा, यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होगा। अगर मेरी राइट हैंड लिमिट और मेरी लेफ्ट हैंड लिमिट और मेरी फंक्शन की लिमिट ही इंपॉर्टेंट है, फंक्शन भी होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि आपका फंक्शन नहीं होगा। कुछ में फंक्शंस नहीं देखते, वो कंडीशन डिफरेंट होती है, लेकिन अगर आपको सिर्फ एक वैल्यू पे बोला है, दैट मीन्स कि इसने बोला सिर्फ 0, इसने 1, 10, 15, 20 ऐसे नहीं लिए, इसने सिर्फ क्या लिया है 0, तो उस एक वैल्यू पे अगर मुझे पूरे फंक्शंस को बताना हो कि वो कॉन्टिन्यूअस है या कॉन्टिन्यूअस नहीं है, तो उसमें हम अपनी लेफ्ट हैंड लिमिट, अपनी राइट हैंड लिमिट और अपनी फंक्शन की लिमिट, ये इंपॉर्टेंट है, फंक्शन की भी लिमिट चेक होगी, और अगर ये तीनों इक्वल आती है तो मतलब वो क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। लेकिन अगर वो इक्वल नहीं आती, दैट मीन्स दिस इज नॉट अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। आपको एक एग्जाम्पल याद होगा, एक एग्जाम्पल आपकी बुक है जिसमें आपको बोला गया, एग्जाम्पल 4 या 3 में से कोई एक है, आप उसे देखोगे तो उसमें बोला भी गया है कि क्या ये कॉन्टिन्यूअस है इसमें। तो उसमें क्या है कि आपकी LHL यानी लेफ्ट हैंड लिमिट और RHL यानी राइट हैंड लिमिट, वो दो तो इक्वल आ रही है, मान लो कि वो दोनों 0 आ रही है, लेकिन जब हमने फंक्शन पे चेक करी ना तो वो वैल्यू 1 दिखा रही थी या कुछ और दिखा रही थी। तो हमें कैसे पता चला, देखो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट तो पता चल गई कि हाँ वो दोनों सेम आ रही है। अब बंदा सोचता है कि दोनों सेम आ गई मतलब वो कॉन्टिन्यूअस है, वो सीधा सीधा कॉन्टिन्यूअस टिक लगा देते हैं, लेकिन नहीं बच्चा, गलत हो जाएगा, आपको फंक्शन भी चेक करना है। उस एग्जाम्पल में फंक्शन की वैल्यू अलग आ रही थी, इसलिए वो सीधा नॉट कंटिन्यूअस हो गया था। तो प्लीज़ नोटिस कि फंक्शन भी आपका इक्वल होना चाहिए, मेरा सिर्फ मेन पॉइंट ये है कि फंक्शन में भी ध्यान रखो। ठीक है,
तो इसमें जब आप 0 पे चेक करोगे तो उसने बोला कि जैसे नॉट इक्वल है, जब हम पता होता है कि जिसमें नॉट इक्वल टू 0 है, मतलब इसी में हम जो है अपना RHL और LHL जो है वो चेक करते हैं। और दूसरा ये मेरा पूरा फंक्शन होता है कि हाँ ये मेरा 1 आ रहा है। अब आप इसमें RHL और LHL पुट करके देखो क्या ये 0 के इक्वल आ रहा है। तो हम कहेंगे ठीक है 0 + 3, मैं fx - h वाला कंडीशन अभी यूज़ नहीं कर रही हूँ, मैं सीधा सीधा बता रही हूँ, प्लीज़ आप उस कंडीशन को यूज़ करके ही प्रूव करिएगा। ठीक है, मैंने बोला ठीक है 0 + 3 = 3। ठीक है, तो 0 + 3 = 3 मतलब मेरी लेफ्ट हैंड राइट हैंड दोनों 3 आ रही है, लेकिन क्या मेरी फंक्शन की वैल्यू आ रही है 3? मैं कहूँगी नहीं, वो मेरी क्या आ रही है 1 आ रही है। मतलब मेरे को ये दो वैल्यू तो मिल गई, ये दो वैल्यू तो मेरी इक्वल आ गई, लेकिन ये वाली नहीं आई, मतलब ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन को आपने डील करना है। ओके, देन नेक्स्ट मीन्स कि हमारा मॉड्यूलस फंक्शन, ये मॉड्यूलस फंक्शन भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना के वाले पार्ट और ए एंड बी वाले पार्ट इम्पॉर्टेंट आपके लिए हैं। ठीक है, तो इसको किस तरीके से डील करेंगे, हमें पता है कि देखो मॉड्यूलस को हम किस तरीके से डील करते हैं, वो -x है तब जब हमारा x छोटा है 0 से, वो x है कब, जब मेरा x बड़ा है 0 से, मतलब नेगेटिव तब होगा जब वो 0 से छोटा होगा, पॉजिटिव जब होगा जब वो 0 से बड़ा होगा, और 0 कब होगा, जब x = 0 होगा। तो ये 3 कंडीशन जो है हम मॉड्यूलस में यूज़ करते हैं। तो इसके बिहाफ पे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उसके बाद ही आप अपना आंसर निकालेंगे। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन भी इस तरीके से सॉल्व होगा। Then next, show that the function defined by gx that x minus integral of x that are discontinuous at all integral points. Here, integral of x denotes the greatest integral less or equals to x. अब कुछ बच्चों को इंटीग्रल का मीनिंग नहीं पता होता। व्हाट इज इंटीग्रल, क्या होता है इंटीग्रल? हमने ये साइन यूज करा, ये है क्या? देखो इसका मतलब है कि अगर आप कोई भी वैल्यू लेते हैं ना, तो आपका जो पॉइंट से पहले वाला पार्ट है वो यहाँ पे आ जाएगा। जैसे कहते हैं ना लीस्ट इंटीग्रल फंक्शन होता है, ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन होता है। तो इसमें आप देखोगे कि पॉइंट से पहले देखो 2.1 है, हम पढ़ते तो इससे 2 ही है ना, तो मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया। वैसे ही अगर मान लो यहाँ पे होता है 5.5, तो आप उसे क्या लिखोगे, आप उसे 5 लिख सकते हो। 4.1 इसे आप 4 लिख सकते हो। तो जो भी पॉइंट से पहली वाली चीज़ है आप उसे वहाँ पे लिख दोगे। ठीक है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। मे बी हो सकता है कि आपके कोर्स में ना भी हो, लेकिन ये हमारे एक्सरसाइज में इंपॉर्टेंट माना जाता है, तो मेरे हिसाब से तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये वाले क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि मुझे इस वाले पार्ट को डिसकंटिन्यूअस प्रूव करना है, बाय किससे, हमारे कॉन्टिन्यूटी से। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन भी आप कर लेना। उसके बाद आता है शो दैट दी ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ। अब मुझे इसमें बताने हैं कि ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, मतलब वो कॉन्टिन्यूअस तो नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, देखो इसमें भी ना एक आइडेंटिटी लग रही है। आइडेंटिटी मीन्स कि भाई हमने जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ी है वो भी आपको, अगर आप डेरिवेटिव का चैप्टर कर रहे हैं, कॉन्टिन्यूटी वाला कर रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि उसमें इस वाले फंक्शंस में भी कभी कभार हमारी आइडेंटिटी यूज हो जाती है, जैसे यहाँ पे हो रही है। हमें पता है sin x/x इक्वल्स टू क्या होता है, sin x/x इक्वल्स टू क्या होता है, sin x/x इक्वल्स टू होता है 1। ठीक है, तो यहाँ पे भी ये आइडेंटिटी यूज हो रही है, तो इस आइडेंटिटी के बिहाफ पे आप अपनी डिसकंटिन्यूटी प्रूव करेंगे। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन भी आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। देन नेक्स्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। मुझे यहाँ पे k की वैल्यू फाइंड करनी है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इसके रिगार्डिंग जितने भी आपके k के रिगार्डिंग है क्वेश्चंस कि आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है, प्लीज़ उसको प्रिपेयर कर लेना। ठीक है, वो सारे इंपॉर्टेंट हैं, पहली बता रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया, हमारा फंक्शन दे रखा है, मुझे बोल रहा है कि x अगर मेरा π/2 है, यानी अगर मेरा x 90 है, तो क्या ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है? चलो कॉन्टिन्यूस तो है, क्योंकि जब हम k फाइंड करते हैं ना, वो फंक्शन कॉन्टिन्यूस होता ही है। ये दिमाग में बैठाना कि कभी भी कोई भी वैल्यू में फाइंड करनी है, a करनी है, b करनी है, k करना है, d करना है, c करना है, कुछ भी फाइंड करना है, उसको फाइंड करने के लिए हमारा जो गिवन फंक्शन होता है वो ऑलवेज कॉन्टिन्यूस होता है। ठीक है, ये चीज़ नोट करना। अब कॉन्टिन्यूस है मतलब मेरा क्या है, मेरा LHL मेरा RHL के इक्वल है, और जो कि मेरा फंक्शन के इक्वल है। दैट इज द मेन पॉइंट। ठीक है, अब यहाँ पे आप LHL की वैल्यू या RHL मतलब किसी भी एक की वैल्यू यहाँ पे रख दो और इक्वल कर दो किसी भी फंक्शन के, तो यहाँ से आपको जो है k की वैल्यू इजीली
मिल जाएगी, ठीक है। ये एक छोटा सा हिंट है, प्लीज इसे कर लेना। देन नेक्स्ट क्वेश्चन से फाइंड द वैल्यू ऑफ a and b such that the function is defined by this function is a continuous function। इसमें कह रहे हैं कि ये एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, इस भैया जी ने बता दिया कि ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। अब मुझे इस फंक्शन से अपने a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। इसमें दो केसेस होंगे, व्हेन माई x इज इक्वल्स टू 2 एंड व्हेन माई x इज इक्वल्स टू 10, क्योंकि दो कंडीशन दी है। ये इक्वल का साइन यहाँ पे बहुत मैटर करता है, हाँ जी, इक्वल का साइन मैटर करता है। आप यहाँ पे देखो, क्या यहाँ पे आपको दिख रहा है इक्वल का साइन? हम कहेंगे नहीं नहीं दिख रहा है इक्वल का साइन, है ना। तो भाई यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं है, लेकिन यहाँ पे तो है, तो जो इक्वल है आप उसको ही उसके इक्वल रखेंगे। मतलब अगर मुझे x के बारे में 2 बोल रहा है तो प्लीज़ मैं इक्वल उसके 5 ही रखूँगी, कुछ और नहीं रखूँगी, ठीक है। तो इक्वल का साइन यहाँ पे मैटर करता है, जैसे 10 के लिए भी है, 2 के लिए भी है। तो यहाँ पे आपको दो इक्वेशन बनाई जाएंगी, दो इक्वेशन मिलेंगी, जो कि आपकी एक होगी ax plus b equals to 5 एंड ax plus b equals to क्या होगा आपका 21, ठीक है। यहाँ पे 5 हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 5a plus b equals to 5 एंड 21a plus b equals to 21, ठीक है। समथिंग कुछ ऐसी इक्वेशन आपकी बनेगी। अब आप इसको जो है बाय सब्सटीट्यूशन मेथड, बाय एलिमिनेशन मेथड किसी एक से भी सॉल्व कर सकते हैं, तो आपकी इजीली a एंड b की वैल्यू सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। देन नेक्स्ट वन, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे फर्स्ट एक्सरसाइजेस के, ठीक है। उसके बाद ये क्वेश्चन भाई इंपॉर्टेंट क्या है कि प्लीज के और ए और बी वाले क्वेश्चन जिसमें फाइंड करने हो, ये प्लीज प्रिपेयर कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये क्या था, हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज थी। लेट्स मूव ऑन टू दी सेकंड एक्सरसाइज, और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके, तो प्लीज इसे नोट डाउन कीजिए और ये सारे क्वेश्चंस को प्रिपेयर कीजिए जो भी के पे, ए और बी पे बेस्ड है, ठीक है। हमने जो थी 5.1 ऑलरेडी कंप्लीट कर दी है। लेट्स मूव ऑन टू दी अनदर एक्सरसाइज, राइट। तो भाई ये सारे आपके प्लस मिसलीनियस और जितनी भी रिमेनिंग एक्सरसाइज हमारी बची थी, मतलब 5.1 को हटा के जितनी भी एक्सरसाइज थी, ये सारे क्वेश्चंस जो है वहीं से कवर अप किए गए हैं, ठीक है। आपको आपके एनसीईआरटी में ये सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, y इक्वल सेक इनवर्स 1/2x² - 1, जिसमें हमारा जो x है वो 0 से बड़ा और 1/2 से छोटा होगा। लेकिन मेन पॉइंट इज दैट कि ये कभी भी इन दोनों के इक्वल नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पे इनइक्वालिटी नहीं लग रही। हम इनइक्वालिटी के इतने मेन कॉन्सेप्ट पे अभी नहीं जाएंगे क्योंकि आपका इतना रोल है नहीं इसमें। तो आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे हमें बोलते हैं, अब देखो यहाँ पे ना हम क्या कर सकते हैं, हमें नहीं पता हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए सेक। अब तुम सेक को क्या ही रखोगे, तो हम कहते हैं कि हमें ना सेक इनवर्स को गायब करना है, मतलब सेक इनवर्स को उड़ा देना है यहाँ से। अब सेक इनवर्स बनाए कहाँ से, मतलब मुझे कहीं ना कहीं एक्स की जगह कुछ ना कुछ पुट करना पड़ेगा जिससे मेरा जो है सेक इनवर्स क्या हो जाए, खत्म हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये लेट करना है कि एक्स की वैल्यू क्या रखनी है। जब आप एक्स की वैल्यू को ये पता लगा लोगे कि आपको क्या रखना है, साइन रखनी है, कॉस रखना है, टेन रखना है, जो भी रखना है आपको वो अगर पता चल गया, देन उसके बाद आपका सेक से सेक इनवर्स कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद आपकी सिर्फ बचेगी एक्स की वैल्यू और वही आपका क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे y है तो आपको पूछेगा ऑफ कोर्स कि आप डेरिवेटिव बताइए कि dy/dx आपका क्या है। तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, x की जगह कुछ ऐसी वैल्यू को लेट करना है जिससे हमारा सेक इनवर्स खत्म हो जाए, और तब जाके जो हमारा एक वेरिएबल बचेगा हम उसका क्या करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इस तरीके से अटेम्प्ट करना है, ठीक है। सेकेंड में कह रहा है फाइंड dy/dx y to the power of x to the power of y x to the power of x and equals to a to the power of b। See, this is a constant number। ये a to the power of b हमारा क्या है, constant number है। तो अगर हम इसका डेरिवेट करते हैं तो वो हमारा किसके इक्वल आता है, 0 के इक्वल आता है कि नहीं है। यहाँ पे ये मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्यों, पहले तो रीजन जानो। बिकॉज इसमें वेरिएबल के ऊपर वेरिएबल यानी वेरिएबल के पावर में वेरिएबल बोला गया है। अब इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, आपको पता है कि आपने ना एक क्वेश्चन करा होगा जिसमें 3 बार इंटू होती है, जैसे cos 2x इंटू cos x इंटू cos x, ठीक है, या cos 2x cos x और cos 3x। फॉर सम एग्जाम्पल कि आप ये 3 ले लो, अगर ये 3 इंटू में हमें पता है कि प्रोडक्ट रूल लगता है, सिर्फ 2 में लगता है, 3 में तो नहीं लगा सकते ना। कहीं आप सोचो कि 3 दिए हैं, 2 को कर लो पहले, फिर बचे 2 को कर लेंगे, नहीं होता है ऐसे, गलत हो जाता है।
तो जब ऐसी कंडीशन आती है जिसे करना मुश्किल होता है तो हम क्या लेते हैं, किसका सहारा लेते हैं, वो है लॉग। लॉग कहते हैं कि तुम्हें कुछ नहीं आता, मैं तुम्हारे साथ हूँ, है ना, वो हमेशा हमारे साथ रहता है। तो वैसे ही है इसमें, क्या कहते हैं, इसमें जो है वेरिएबल हमें दिए हुए पावर में, तो ऐसे केस में मुझे डेरिवेटिव नहीं पता कि मुझे किस तरीके से करना है, तो इस तरीके में मैं क्या करूँगी, लॉग को लेट करूँगी। मतलब मैंने क्या करा, यहाँ पे दोनों साइड्स पे लॉग ले लिया और उसके बाद फिर मैं इस क्वेश्चन का डेरिवेट करूँगी। तो मुझे पता है कि अगर मेरा x टू द पावर ऑफ y है, अगर मैं log लेती हूँ तो पावर आगे आ जाएगी, देन log x हो जाएगा। तो इन दोनों में फिर आप क्या लगा सकते हो, प्रोडक्ट रूल यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, जब भी पावर होगी, दोनों ही वेरिएबल है, नीचे भी वेरिएबल है, पावर में भी वेरिएबल है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, log को लेते हैं। log लेंगे, पावर आगे आएगी, देन इनटू में जो फंक्शन बचा है वो हमारा log के साथ आएगा, ठीक है। आई होप ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर होंगे, नहीं है फिर भी बता दो। जैसे ये वाला एग्जांपल लेते हैं, x टू द पावर ऑफ y, अभी तो लेते हैं y टू द पावर ऑफ x लेते हैं, y टू द पावर ऑफ x। मैंने log लिया, log कैसे लेंगे, जो पावर है वो पहले रखेंगे, मैंने रख दिया ओके x इनटू में, क्योंकि मैंने log लिया है तो log आएगा किसके साथ आएगा, सेकंड वाले पावर के साथ, ठीक है, सेकंड वाले के साथ। तो x मतलब पावर पहले आई, देन इनटू में log किसके साथ, जो हमारा सेकंड वाला पार्ट है वो, तो जो पावर होगी वो पहले आएगी, देन फिर log लेंगे, उसके बाद जो आपकी वैल्यू होगी वो, ठीक है। और यहाँ पे ये कांस्टेंट है, ये क्या हो जाएगा हमारा, 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 0। वैसे ही x टू द पावर ऑफ x है, तो इसमें कैसे हो जाएगा, x टू द पावर ऑफ x में हमारा हो जाएगा, पहले पावर है, पावर क्या है x, इनटू में हमने log लिया, देन log ऑफ x। तो इस तरीके से इसे सॉल्व करेंगे जब हम log को लेते हैं, ठीक है। जिसे नहीं पता उसको ये बहुत अच्छे से आई होप समझ में आ गया होगा, और जिसे पता है वेरी गुड, ठीक है। फिर जब आप उसके बाद आप इसे क्या करोगे, डिफरेंशिएट करोगे, देन आपको आपकी एक फाइनल वैल्यू मिल जाएगी, वही आपका आंसर होगा। दिस इज योर एग्जाम्पल क्वेश्चन, आपके एग्जाम्पल का ही क्वेश्चन है, प्लीज उसे देखिए। अगर नहीं समझ में आ रहा, देखिए किस तरीके से सॉल्व करें। एक हिंट मिल गया कि हाँ यहाँ पे लॉग लेना है। क्यों लेते हैं लॉग, जब मेरे पास पावर मतलब वेरिएबल की पावर में वेरिएबल होता है, या एक ऐसी कंडीशन जिसको हम नॉर्मल फॉर्मूले से सॉल्व नहीं कर सकते हैं, वहाँ पे हम लॉग यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लॉग लेके कर लेंगे। देन एक्सरसाइज 5.5 जो कि आपकी बेस्ड ही लॉगरिथम पे है, मतलब हर चीज़ में आपको लॉग मिलेगा, हर जगह हम लॉग ले रहे हैं। एक एग्जांपल बताया था, एग्जांपल दिया था आपको किस चीज़ का, कि फॉर एग्जांपल अगर cos x है, cos 2x है, देन cos 3x है, इस केस में हम प्रोडक्ट रूल को अप्लाई नहीं कर सकते हैं, बिकॉज ये एक नॉर्मल कंडीशन नहीं है कि आपको 2 दिए हुए तो आप 2 में अप्लाई कर रहे हो, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल तो भाई अप्लाई नहीं हुआ, तो दूसरा क्या फॉर्मूला है हमें नहीं पता, क्योंकि हमारी बुक ने डिफरेंशिएशन के अकॉर्डिंग एक ही फॉर्मूला बताया। अगर दोनों इनटू हो या इनटू में कोई चीज़ हो तो प्रोडक्ट रूल लग जाता है, ये हर कोई बताता है, ठीक है। लेकिन अगर दो से ज़्यादा वैल्यूज़ होती है तो उस केस में हम नॉर्मल प्रोडक्ट रूल यूज़ नहीं करेंगे। उस केस में हम क्या टेक करेंगे, हम कहेंगे लॉग ले लो। अभी लॉग कैसे लेना है, हम देखो लॉग लेना कैसे। एक्चुअल में मेरे पास ये वेरिएबल दिया हुआ है cos x, cos 2x और cos 3x, ठीक है। ये फंक्शन मेरे को गिवन है, मैं बोलूँगी ठीक है y इक्वल cos x, cos 2x और cos 3x। मैंने लॉग लिया, कैसे लिया, मैंने बोला लेट टेक लॉग बोथ साइड, ठीक है। मैंने लिख दिया लेट टेक लॉग बोथ साइड, ठीक है। लॉग लिया कैसा है, लॉग y इक्वल्स टू लॉग, यहाँ पे लिया cos x, cos 2x, cos 3x। अब इस कंडीशन में बच्चा यहीं पे रुक जाता है, क्योंकि उसे नहीं पता आगे किस तरीके से सॉल्व करना है, कैसे लॉग को खोले, अलग अलग ले लॉग को। हम कहेंगे नहीं, अलग अलग नहीं लेना है, फिर से वो प्रोडक्ट में आ जाएगा, फिर तुम लॉग को प्रोडक्ट में कैसे सॉल्व करोगे, तब तो सिंपल थोड़ी ना डेरिवेट लग जाएगा। तो ऐसे में आपको क्या करना है, आपको एक फॉर्मूला याद होगा, जगह भी नहीं है यार यहाँ पे, फॉर्मूला यहाँ पे लिख देती हूँ मैं। इसमें बोला कि अगर लॉग m डॉट n है, दैट मीन्स वो हमारा क्या है, लॉग m प्लस लॉग n, ठीक है। अगर लॉग हमारा m बाय n है तो हमारा हो जाएगा लॉग m माइनस का लॉग n। और इस फर्स्ट वाली कंडीशन से हम इसको सॉल्व करेंगे। किस तरीके से करेंगे, मैंने बोला देखो ये तो मेरा साइड चल रहा है, लॉग y मेरा चल ही रहा है साइड में, ठीक है। मैंने बोला लॉग, यहाँ पे लिख दिया मैंने cos x प्लस लॉग cos 2x प्लस लॉग cos 3x, ठीक है।
ये इस तरीके से सॉल्व करेंगे। देन अब आपको पता है कि आप डिफरेंशिएट करोगे, लॉग का 1/x होता है तो 1/cos x। फिर अब क्योंकि x हमारा क्या है, cos x है, तो भाई लॉग का तो डिफरेंशिएशन हो गया। अब किसका करना है, cos का करना है। चेन रूल याद है ना, चेन रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक चीज मिस नहीं करनी है चेन रूल की, ठीक है। तो log cos x है तो log का क्या हो जाएगा 1/x। दैट मीन्स मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे मेरे पास आएगा 1/cos x। देन फिर अब मेरा x क्या है, cos, तो cos का भी तो डिफरेंशिएशन होगा अकॉर्डिंग टू अवर चेन रूल। हाँ, चेन रूल की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो cos का क्या हो जाएगा माइनस का sin x। तो मेरे पास जो इसका डेरिवेट आया वो मेरे पास है माइनस का sin x बाय cos x, दैट इज माइनस का 10x, ठीक है। इस तरीके से इसको भी आप सॉल्व करेंगे, इस तरीके से इसको भी आप सॉल्व करेंगे। तो मेन मोटिव क्या था इसमें, क्या बताने का कि यहाँ पे इस तरीके के फॉर्मूले यूज होते हैं जो है log m डॉट n, इसका फॉर्मूला होगा log m प्लस log n, मतलब log के साथ अगर अंदर हमारा इनटू में चल रहा है तो वो प्लस में खुलेगा, अगर वो डिवाइड में है तो वो माइनस में खुलेगा। ये इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इसे नोट कर लीजिए क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि आपको पता होना चाहिए इन जनरल। कि अगर आपको कोई भी एमसीक्यू में क्वेश्चन बन के आता है डिपेंडेंट ऑन दी लॉग, या लॉग से उठ के कोई भी क्वेश्चन आ रहा है जो आपको नहीं आता और इस फॉर्म में दे रखा है तो आप इसे फॉर्म में खोल सकते हैं, इसे गलत नहीं होगा क्वेश्चन, इसे सही ही होगा। तो प्लीज़ इसे ध्यान रखना, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब इसमें क्या कह रहे हैं, उसी से ही मैंने एक क्वेश्चन को उठाया जो कि है एक्स वाई इक्वल ई टू द पावर ऑफ एक्स माइनस वाई। ये आपका 13वां क्वेश्चन या 12वां क्वेश्चन जो भी है ये आपको दे रखा है। इस केस में भी आपको पता है कि यहाँ भी दो वेरिएबल है, ई की पावर में भी वेरिएबल है, तो इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, यहाँ पे भी हम क्या करेंगे लॉग लेंगे। लॉग क्यों लेते हैं बच्चा, फिर से बता रही हूँ, लॉग तब लेते हैं जब हम नॉर्मल कंडीशन से क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 3 प्रोडक्ट्स है, मुझे पता है 2 प्रोडक्ट्स का प्रोडक्ट रूल होता है लेकिन 3 का नहीं होता, तो ये अलग सा केस हो गया। अब मैं इसमें लॉग ले सकती हूँ, मेरा दिमाग ये कह रहा है, तो मैंने तब वहाँ पे लॉग लिया। फॉर एग्जाम्पल कोई और केस ले लो, जैसे यही केस ले लो एक्स वाई इक्वल ई टू द पावर ऑफ एक्स माइनस वाई, तो ऐसे केस में हम क्या नॉर्मल सॉल्व करेंगे, हम कहेंगे नहीं। अब तुम कहोगे कि भाई यहाँ प्रोडक्ट लगा देते हैं, यहाँ ई की पावर एक्स माइनस वाई, ई की पावर एक्स, देन एक्स का वो कर दो चेन रूल के अकॉर्डिंग, नहीं होगा, ऐसे गलत हो जाएगा। तुम किसको मानोगे कि x है y है, कौन वेरिएबल है मेन, किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो। अब तुम ये कहोगे कि क्वेश्चन में बोलेगा dy ओवर dx के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, y कांस्टेंट है, ऐसा भी बोलते हैं बहुत बच्चे। तो वो चीज़ ना बेशक आपको आंसर कहीं ना कहीं आप ले आओगे आंसर, लेकिन वो तुम्हारा प्रोसेस ना सही नहीं होगा। उस प्रोसेस के लिए ही तो आपको लॉग लेना है भाई। प्रोसेस वाइज अगर तुम करोगे तुम्हें इजी भी होगा, तुम कंफ्यूज नहीं होगे कि तुम्हें क्या स्टेप आगे और उठाना है। तो इस केस में याद रखना, जब भी एक ऐसी कंडीशन जिसे हम नॉर्मल कंडीशन से या नॉर्मल प्रोसेस से सॉल्व नहीं कर सकते हैं, नॉर्मल रूल से सॉल्व नहीं कर सकते हैं, उस केस में हम क्या लेंगे, लॉग को लेंगे, ठीक है। वैसे ही इसमें है x टू द पावर ऑफ x cos x प्लस में दिस, ठीक है। यहाँ पे भी आप log लेंगे, ये वाली कंडीशन आपको log से मिल जाएगी, ये वाली जो कंडीशन है वो आपको log से मिल जाएगी। ये वाली कंडीशन नॉर्मली सॉल्व हो जाएगी, आपको x की जगह वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। यहाँ पे आप x की जगह पुट कर दो, क्या रखोगे, यहाँ पे आप 10 रख सकते हो, x इक्वल्स टू आपने 10x रख दिया, तो ये आपका फॉर्मूला बनेगा cos 2x का, ठीक है, cos 2x का। देन आप यहाँ पे फिर डिफरेंशिएट कर सकते हो, देन आफ्टर दैट आप अपनी मतलब x की वैल्यू पहले रख दो, उसके बाद फिर डिफरेंशिएट कर देना, ठीक है। तो यहाँ पे तो नॉर्मल सॉल्व हो जाएगा, यहाँ पे लॉग लग जाएगा। तो ये भी चीज़ें देखनी ज़रूरी है कि किस कंडीशन में लॉग लग रहा है, कहाँ ऐसी कंडीशन है जिससे हम लेट करके भी सॉल्व कर सकते हैं। देखो ये चैप्टर ईजी है, लेकिन उस बंदे के लिए जिसने ये क्वेश्चन को ढंग से करा हो, जिसको पता हो कि हाँ किस तरीके से क्या होता है, जिसको पता हो, जिसका माइंड इतना चल रहा हो। अब भाई एकदम जाम लगा रखा है तुम्हारे माइंड में, बिल्कुल ही कचरा भर रखा है, तो फिर नहीं होगा सॉल्व। तो कॉन्सेप्ट को समझो पहले कि बोल क्या रहा है क्वेश्चन, अपना दिमाग लगाओ कि क्या मैं इसमें लेट कर सकता हूँ। डायरेक्ट लॉग पे नहीं जाना है, पहले सोचो कि क्या वो हो सकता है क्वेश्चन, अगर हाँ तो देन आप फिर उसमें यहाँ पे लेट करेंगे, या तो लेट करके बताएंगे या तो फिर आप क्या करेंगे उसमें ये देखेंगे कि वहाँ पे लॉग लग रहा है या नहीं लग रहा है, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन आई होप सो आप सॉल्व कर लोगे, हिंट दे दिया है, प्लीज इसे सॉल्व करना, ठीक है। देन नेक्स्ट यहाँ पे एक चीज और रखी है मैंने, लिखा एक्सरसाइज 5.5 इज वेरी इंपॉर्टेंट। 2 क्वेश्चन उठाएं, इसका मतलब
ये नहीं है कि सिर्फ 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज 5.5 लिखा हुआ है इतना बड़ा बड़ा, इसका मतलब कि आपको पूरी एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने पड़ेंगे। और लिखा भी है कि क्वेश्चन 1 to 15, क्वेश्चन 1 to 15 सारे प्रैक्टिस करो। आपको लॉगरिथम में अगर प्रॉब्लम है कि नहीं पता चल रहा क्वेश्चन को करना कैसे है, किस तरीके से सॉल्व कर रहे हैं, तो मुझे बताओ, मैं उसके ऊपर भी वीडियो लेके आऊँगी। और अगर आपको चाहिए कि नहीं 2 क्वेश्चन से नहीं हो रहा यार, तुम्हें बहुत बताया है कि एक्सरसाइज 5.5 बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन 1 से लेके क्वेश्चन 15 तक सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, हाथ बैठ जाएगा कि लॉग कहाँ पे लेते हैं, किस तरीके से सॉल्व करते हैं। नहीं आता पूछो, हम हैं बताने के लिए। तो प्लीज क्वेश्चन 1 to 15 सारे सॉल्व कर लेना। एक्सरसाइज 5.5 की इंपॉर्टेंट है, कुछ भी उठ के आ जाएगा, सिर्फ ये 2 क्वेश्चन ही नहीं है जो सारे उठ के आएंगे। एक्सरसाइज 5.5 भी इंपॉर्टेंट है, तो उसे भी प्रिपेयर करो, ठीक है। उसके बाद एक्सरसाइज 5.6 भी है, एक्सरसाइज 5.6 भी इंपॉर्टेंट है, आपको वो भी पूरी कवर करनी पड़ेगी। देखो थोड़ा सा खुद का एफर्ट भी लगाना पड़ेगा, ये इजी नहीं होता कि आपको सिर्फ 2-3 क्वेश्चन बता दी वही आ जाएंगे, ऐसा हमेशा नहीं होता है, ठीक है। ये आपको बताया जा रहा है कि हाँ ऐसे टाइप के क्वेश्चन आए हुए हैं और आ सकते हैं, उम्मीद होती है इनकी, ठीक है। और 60% होता ही है कि हाँ 60 to 70% होता है कि ये क्वेश्चन आ जाए, लेकिन आपको एक्स्ट्रा भी मेहनत करनी होगी। उसके लिए बोला गया कि एक्सरसाइज 5.6 के, एक्सरसाइज 5.5 के सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है यार, 1 घंटा दोगे एक एक्सरसाइज को, एटलीस्ट वो हो जाएगा, अच्छे से होगा। नहीं समझ में ना, ट्यूशन टीचर से पूछो, स्कूल टीचर से पूछो, हम हैं हमसे पूछो, भाई हर किसी से पूछो तो सही, तभी तो सॉल्यूशन निकलेगा, अपने आप में थोड़ी ना निकल जाएगा। यूट्यूब की हेल्प लो भाई, यूट्यूब में तो सारी चीज़ें अवेलेबल है आजकल, जिसका समझ में आ रहा है एटलीस्ट उसकी हेल्प लो, ताकि आपको ये क्वेश्चंस के जितने भी छोटे छोटे कॉन्सेप्ट जो आपको समझ नहीं आ रहे ना, जो माइंड में क्लिक करे कि ऐसा क्यों हुआ ऐसा क्यों हुआ, वो आपके क्लियर हो जाएंगे। थोड़ा तो सीरियस हो यार, बोर्ड के एग्जाम से, नॉर्मल एग्जाम नहीं है ये, हलवा नहीं है जो आप खा लोगे बस। हलवा के लिए मेहनत लगती है, बताया था, हलवे के लिए मेहनत लगती है, और मेहनत भी आपको ही करनी होती है। तो बोर्ड एग्जाम में 90+ लाने आपको ही मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। ज़्यादा ज्ञान हो गया। अब आगे भाई, ये 2 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है रियली, मतलब चांस भी होते हैं कि आ जाए, वैसे बिकॉज पता है ये क्वेश्चन भी और ये क्वेश्चन भी, मैक्सिमम ये वाला क्वेश्चन बहुत ही लंबा जाता है। आप कभी क्वेश्चन ट्राई करोगे ना कॉपी में करने के लिए, तो ये 1.5-2 पेज का आंसर इसका जाएगा। डरो मत, बड़ा है लेकिन है भी इजी, ठीक है। तो इसको करके देखना यार, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और साथ ही साथ ये वाला क्वेश्चन जो है बहुत अच्छा है। ये 2 मेरी तरफ से यार 110% इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये वाला क्वेश्चन भी और ये वाला क्वेश्चन भी। आप एक्सरसाइज 5.6 के क्वेश्चन कर रहे हो ना, प्लीज़ इन दोनों को सबसे पहले करना, इन दोनों को क्लियर करके जाना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है उस एक्सरसाइज से, ठीक है। वैसे ही आपको एक्सरसाइज 5.5 भी करनी है, उसमें ये 2 भी इंपॉर्टेंट, तो प्लीज़ इन दोनों को भी सॉल्व कर लेना फर्स्ट, ठीक है। उसके बाद फिर आगे एक्सरसाइज में मूव ऑन करना, ओके। तो यहाँ तक एक्सरसाइज 5.6 क्लियर हो गई। देन आपकी आती है आगे कि y = cos इनवर्स x, देन फाइंड d² y dx² इन टर्म्स ऑफ y अलोन। ये क्वेश्चन छोटा है, ये क्वेश्चन छोटा है और इजी भी है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्यों बताया, उसके पीछे भी एक वजह है, पता है क्या। इसको इसलिए बताया ना क्योंकि हम dy/dx तो नॉर्मली केस में निकाल सकते हैं। हमें पता है कि इसने बोला है y को अलोन छोड़ना है, मतलब मुझे y नॉर्मली मुझे x छोड़ के cos को इधर लेके जाना है, ताकि मेरा dy/dx की फॉर्म बन सके, समथिंग कुछ ऐसे ही बोला गया है क्वेश्चन में। तो अब वहाँ पे ना बच्चे क्या करते हैं, क्योंककि इसमें ना t को लेट करना होता है, तो बच्चे तो dy/dx तो इजीली निकाल सकते हैं, क्योंकि वो t की फॉर्म में आंसर आपको दे देते हैं। लेकिन d² y dx² में भी एक लफड़ा होता है, एक एक्स्ट्रा, आपका सिर्फ इतना सा मतलब एक लाइन ही एक्स्ट्रा है, और आपने इसमें ध्यान नहीं दिया ना, वो भी नंबर डिडक्ट हो जाएंगे, 1 नंबर उड़ा देगा वो ऐसे, क्योंकि यही तो मेन इंपॉर्टेंट है। अब भाई इसमें है क्या, देखो जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे ना, आपका ना t की फॉर्म में एक आंसर आएगा, जो कि आपका dy/dx इक्वल में आएगा, ठीक है। जब आप उसका दोबारा से डबल डेरिवेट करेंगे, तो उस डबल डेरिवेट में ना आपका जो भी t की फॉर्म में, जैसे आप dt/dx लिखते हैं ना, तो जैसे dx/d, जैसे dt/dx, आपका पहले ही एक dx/dt आ रहा होगा, उसका ना अपोजिट हो जाएगा। एक बार ट्राई करना, ट्राई करके बताओ कैसे होगा, ठीक है। ट्राई करके बताना कैसे निकला, आपका क्या निकला। तो इसमें से मेन फंडा यही है कि सिंगल डेरिवेट इजीली हो जाएगा। डबल डेरिवेट में जब आप dt के रिस्पेक्ट में करोगे ना, तो अगर आप dt/dx लिख रहे हो तो वो dx/dt हो जाएगा, या अगर आप dx/dt लिख रहे हो तो dt/dx हो जाएगा, ठीक है।
अकॉर्डिंगली अभी जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगी तो साथ साथ में वो होता रहेगा, लेकिन जब आप क्वेश्चन सॉल्व करो प्लीज़ इसे याद रखना कि डबल डेरिवेटिव इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से सॉल्व करा है ये मेन इंपॉर्टेंट है इस वाले केस में, ठीक है। तो इसलिए ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज़ इसे करना। ये आया था एग्जाम में, यस ये आया था एग्जाम में, तो इसे तो भाई हाईलाइट ही टिक कर लो, ये स्टार 4-5 स्टार के लायक है ये क्वेश्चन, इसकी औकात है इतनी कि ये यहाँ आ सकता है, ठीक है। उसके आगे क्वेश्चन कह रहा है y इक्वल tan इनवर्स x का होल स्क्वायर, शो दैट x स्क्वायर प्लस 1 टू द होल स्क्वायर y2 प्लस 2x x प्लस 1 का y1 इक्वल्स टू 2, ठीक है। आपको ये कह रहा है, आपको सबसे पहले से क्या करना है, डेरिवेट करना है, देन उसमें आपको यहाँ पे पुट करनी है आपकी वैल्यू, और लास्ट में ये शो करना है कि जब आप पुट करते हो तो वो किसके इक्वल आएगा, 2 के इक्वल आएगा। तो नॉर्मली डेरिवेट करो, डेरिवेट करके वैल्यूज पुट करो, वैल्यूज पुट करके आपको ये वेरीफाई करना है कि क्या ये 2 के इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा। वैसे तो आना ही चाहिए, आएगा तभी आपका वेरीफाइड हो पाएगा, वरना अगर नहीं आता ना तो समझ जाओ कि आपके क्वेश्चन में कहीं ना कहीं, मतलब आपके आंसर में कहीं ना कहीं मिस्टेक है। क्वेश्चन तो नहीं, क्वेश्चन तो अच्छा है आपके आंसर में कहीं ना कहीं मिस्टेक है, तो प्लीज़ उसे भी देख लेना, ठीक है, अगर वेरीफाई नहीं होता तो, वरना हो जाएगा, ईजी है। अब ये तो थे तुम्हारी एक्सरसाइज तक के क्वेश्चन। उसके बाद आती है मिसलिनियस के कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं, हाँ जी आ रहे हैं, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन मिसलिनियस के आ रहे हैं, और एक इम्पॉर्टेंट नोट, एक एक्स्ट्रा ज्ञान भी एक और आपको दे दूं कि प्लीज़ एग्जाम्पल जो हैं आपके मिसलिनियस के उसको प्रिपेयर कर लो। एग्जाम्पल मिसलिनियस के इंपॉर्टेंट है, मैं इंपॉर्टेंट करके इंपॉर्टेंट मेरे को रट गया है, प्लीज़ यार तैयारी करनी चालू करो यार, अगर अभी भी कुछ नहीं करा है तो ये एक एग्जाम्पल है जो मेरी तरफ से बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, क्योंकि इसमें एक आइडेंटिटी यूज़ हो रही है, पता है कौन सी, बताओ कौन सी, पढ़ा है तो भाई बताओगे कौन सी आइडेंटिटी यूज़ हो रही है। तो देखो एक्स्ट्रा आइडेंटिटी यूज़ हो रही है यहाँ पे, जिसने मारा होगा ना तुक्का वो बहुत अच्छा मारा होगा, आई थिंक सो, अगर तुम लोगों ने पढ़ा है तो भाई देखो यहाँ पे log 7 log x है, मैं इसे क्या लिख सकती हूँ, मतलब मैं इसे अगर मुझे फॉर्मूले के आइडेंटिटी के तौर पे रेफर करें तो log a log x ऐसे लिख सकते हैं। अब इसका भी एक फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है, log a log x का, मतलब जब तक ये फॉर्मूला याद नहीं है ना ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। log a log x का फॉर्मूला होता है log x अपॉन में log a, ठीक है, ये फॉर्मूला है log x अपॉन में log a। यहाँ पे आप इसे ऐसे लिख लो कि log x अपॉन में log a, क्योंकि इसके लिए x इसका log x है तो इसलिए मैंने यहाँ पे log x लिखा। मेन फॉर्मूला है ये log x अपॉन में log a, ये फॉर्मूला है किसका, log 7 log x, यानी अगर आपको ऐसी फॉर्म मिलती है जो कि log a, ये नीचे बेस है, log बेस ऑफ 7 log x, आप ऐसे कुछ पढ़ सकते हो इसे, तो log a log x की फॉर्म में तो आप इधर लिखोगे log x अपॉन में log a, ये इसका फॉर्मूला है। तो इस फॉर्मूले से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा देन, ठीक है। ये मिसलिनियस का एग्जांपल भी इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसे भी प्रिपेयर कर लेना। देन अगला कह रहा है dy ओवर dx आपको निकालना है, y इक्वल ये दे रखा है। यार ये जो 4 क्वेश्चन मैंने लिखे हैं ना, ये जो 3-4 क्वेश्चन मैंने लिखे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी मिसलिनियस से। आपने मिसलिनियस नहीं छुई है ना, नहीं पता मिसलिनियस को किस तरीके से सॉल्व करे, कैसे कवर अप करे, ये 4 क्वेश्चन करके चले जाओ। एग्जाम्पल सारे करना, इसको छोड़ दो, ये एग्जाम्पल में इंक्लूड है। एग्जाम्पल सारे करोगे, एक्सरसाइज के क्वेश्चन प्लीज ये 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेना, एक्सरसाइज में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मिसलिनियस का ये, तो प्लीज इन तीनों को तो प्रैक्टिस करके जाना ही है मिसलिनियस का। अदर आपको करना है तो कीजिए, वरना कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ये 3 ही उसमें इंपॉर्टेंट है सारे, ठीक है। तो प्लीज ये वाले अटेम्प्ट कर लेना कि dy ओवर dx, तो इसको क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करेंगे। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है ये यार, दोबारा से बोलो बहुत अच्छे क्वेश्चन है, प्लीज इसे ध्यान रखना। ये वाला क्वेश्चन भी 110, मतलब ये 3 क्वेश्चन में से है कि 110% श्योरिटी कि इन तीनों में से कोई ना कोई तो एक आएगा ही आएगा, तो प्लीज इन तीनों को पक्का करके जाइएगा, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद कुछ ये 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा थे जो कि मिसलिनियस से उठाए गए हैं, ये इंपॉर्टेंट ज़्यादा है, इन वालों से तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, तो प्लीज़ यार इन्हें ना प्रायोरिटी कम मत देना अपनी, ठीक है। तो यहाँ पे भी कुछ वैल्यूज़ रखती हैं हमें, जिसमें कह रहे हैं कि हमें ये चीज़ सॉल्व करनी है। यार ये क्वेश्चन भी ना बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और बहुत इस क्वेश्चन की ना बहुत ज़्यादा वैल्यू भी है, हाँ जी औकात है इसकी बहुत। तो ये वाला क्वेश्चन भी इजीली सॉल्व हो जाएगा, ट्राई करके देखो, सॉल्व करते रहो, हो जाएगा। आइडेंटिटी यूज होगी कहीं ना कहीं, आइडेंटिटी को याद रखिएगा, ठीक है। फॉर्मूला याद नहीं करा, याद कर लो फॉर्मूला भी बता रही हूँ मैं, ठीक है।
18वां क्वेश्चन कह रहा है कि ये आपको दे रखा है, देन वो कह रहे हैं डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो डी वाई ओवर डी एक्स निकल जाएगा, डी एक्स ओवर डी टी यहाँ से निकलेगा, डी वाई ओवर डी टी यहाँ से निकलेगा। हमें निकालना क्या है, डी वाई ओवर डी एक्स। तो हम डी वाई ओवर डी टी डिवाइडेड बाई डी एक्स ओवर डी टी, नहीं आ रहा पल्ले, पता चल रहा है। यहाँ पे कह रहा है कि डी वाई ओवर डी टी अपॉन में डी एक्स ओवर डी टी, ये वाली फॉर्म तो बना। देखो डी वाई ओवर डी टी यहाँ से निकल जाएगा, डी एक्स ओवर डी टी यहाँ से निकल जाएगा, इस वाले फंक्शन से इस वाले फंक्शन को डिवाइड कर दो, ठीक है। तो आपका डी वाई ओवर डी टी निकल जाएगा। जब डी वाई ओवर डी टी निकल गया तो डबल डेरिवेटिव उसका कर ही सकते हो, तो वो भी आपका निकल जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे हमारे चैप्टर नंबर 5 के, डिफरेंशिएबिलिटी एंड कॉन्टिन्यूटी। इससे बाहर मुझे नहीं लगता कुछ एक्स्ट्रा आने वाला है। और अगर आपको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करनी है, प्लीज़ गो टू दी सपोर्ट मटेरियल, अगर आपको करनी है तो, वरना उसमें बहुत अच्छे अच्छे हाई लेवल वाले क्वेश्चन दे रखे हैं। प्रैक्टिस करनी है, प्लीज़ अपना केस स्टडी वगैरह उठा लो। और उसके दूसरी चीज़ अगर बोला जाए तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके प्रीवियस ईयर वाले हैं ना, इसके क्वेश्चन के बेस में या इस फॉर्म में जो डेरिवेटिव वाले हैं, प्लीज़ उसे प्रिपेयर कर लो। आप सपोर्ट मटेरियल नहीं भी उठाओगे तो भी चलेगा, लेकिन कुछ जो छोटे छोटे चैप्टर है जिनकी वेटेज कम होती है, उन चैप्टर का हो सकता है कि सपोर्ट से उठे, वरना ये जो डेरिवेटिव वाला चैप्टर है, इंटीग्रेशन वाला चैप्टर है, इनका ना के बराबर होता है कि आपका यार सपोर्ट मटेरियल में से दे दे, ठीक है। तो अगर आपको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करनी है इन क्वेश्चंस के अलावा भी, अगर आप टॉपर हो, आप एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करना चाहते हो, तो प्लीज़ जाओ और प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस पेपर्स हैं उनमें से इस वाली फॉर्म के जो डेरिवेटिव्स पे बेस्ड हैं उनको क्वेश्चन को सॉल्व करो, वो ज़्यादा चांस होंगे आने की, इन केस अगर आप सपोर्ट मटेरियल में ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हैं अपना तो, ठीक है। तो ये चैप्टर नंबर 5 होगा। लेट्स मूव ऑन टू दी चैप्टर नंबर 6, ठीक है। सो वो हमारा चैप्टर नंबर 5 पूरा हो गया है। लेट्स मूव ऑन टू दी चैप्टर नंबर 6, एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही डरावना टाइप का एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका चैप्टर नंबर 6 एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव है, ठीक है। बहुत लोगों को बहुत ही अजीब चैप्टर लगा होगा क्योंकि बहुत सी नई नई चीज़ें आई हैं। आप टाइम के रिस्पेक्ट में क्वेश्चंस कर रहे हैं, आपको ये कोन है, ये स्पेयर, ये इतनी सारी चीज़ें, सिलेंडर वगैरह जो हमें इतनी नफरत थी, हम फिर से पढ़ना पड़ रहा है यार। लेकिन ये सिर्फ 12th तक की बात है, उसके बाद तो आप आज़ाद हो। हाँ जी, आज़ाद हो उसके बाद तो हैं, तो इसे ढंग से थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। देखो भाई, मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है यहाँ पे निकाले हुए हैं एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव वाले, ठीक है। तो प्लीज़ इसे सॉल्व कर देना। इससे पहले मैं आपको बता दूँ, जितनी भी वीडियोस मैं लेके आई हूँ, चाहे चैप्टर्स 1 से लेके 4 तक की, और ये आपके 4 चैप्टर इसमें भी कवर होंगे, तो इन सारे चैप्टर्स के प्लीज़ एग्जाम्पल आपको सारे करने हैं। अब मिसलीनियस के एग्जाम्पल्स हो, मिसलीनियस के प्लीज़ मत छोड़ो यार, चांस मत लो, ज़रा सा भी चांस मत लो। कुछ भी उलट पुलट हुआ ना, तुम्हारे 5 नंबर ऐसे ही जाएंगे, सच्ची बता रही हूँ। तो प्लीज़ एग्जाम्पल सारे कीजिए, एग्जाम्पल की प्रिपरेशन हो गई, देन ये जो एडिशनल क्वेश्चंस है तब इनको कर लीजिए, तब वो सही रहेगा। लेकिन अगर एग्जाम्पल भी छोड़ दोगे तो यार बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी तुम लोगों को, तो बहुत ही ज़्यादा होगी। तो खुद ही के बारे में सोचो कि क्या करना है क्या नहीं करना, ठीक है। तो ये सारे ना मैंने एक्सरसाइजेस के क्वेश्चन भी, एग्जाम्पल के क्वेश्चंस भी निकाल के रखे। इसके बाद कुछ और क्वेश्चंस और हैं इस चैप्टर के, तब ये चैप्टर भी खत्म हो जाएगा, फिर हम बढ़ेंगे दूसरे वाले चैप्टर पे, ठीक है। इंपॉर्टेंट सेकंड बुक पे बढ़ जाएंगे हम, सीधा सीधा बात कहा जाए तो, ठीक है। तो ये हमारे चैप्टर नंबर 1 के चैप्टर नंबर 6 यानी एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव का क्वेश्चन है। तो इसमें कह रहा है पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व व्हिच इज दिस इक्वेशन, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व एट व्हिच द y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग 8 टाइम्स एज फास्ट एज द x कोऑर्डिनेट। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चंस की लैंग्वेज को समझो, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन की लैंग्वेज में क्या इक्वेशन बन रही है, हमें वैल्यूज मिल रही है, क्या मिल रही है, क्वेश्चन की लैंग्वेज को फर्स्ट हमने समझना है, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहे हैं एक पार्टिकल है जो मूव हुआ अलोंग द कर्व के साथ, जो है छोटे छोटे से जो पार्टिकल्स होते हैं वो मूव कर रहे हैं, जिन जो कि वो इस तरीके की इक्वेशन को बना रहे हैं, ठीक है। फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व, तो मुझे ना उस पॉइंट्स को फाइंड करके दो एट विच द y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग 8 टाइम्स एज फास्ट एज द x कोऑर्डिनेट, जिसमें कि जो मेरा y कोऑर्डिनेट है वो चेंज हो रहा है हमारा कौन से 8 टाइम x कोऑर्डिनेट से। तो ये मुझे ना एक इक्वेशन तो गिवन मिल गई, दूसरी इक्वेशन ये आपको मिल रही है। अब क्योंकि मैंने क्वेश्चन को समझा, क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, मैंने उसके अकॉर्डिंग एक अपना रखा कि हाँ इसने मुझे ये चीज़ गिवन दी है। माइंड में ना एक चीज़ क्लियर रखो, अगर ऐसे आपको वर्ड प्रॉब्लम समझ नहीं आती है ना, तो पहली चीज़ तो आप ये देखो कि कौन से कितने टाइम में, मतलब एक चीज़ होती है ना, गिवन देता है क्वेश्चन कुछ ना कुछ, अगर तुम्हें समझ नहीं आ रहा तो कुछ ना कुछ क्वेश्चन तुम्हें गिवन देगा। तो
अब गिवन क्या दिया है पहले मुझे वो पता लगाना है, उसके बाद मुझे फाइंड क्या करना है वो पता लगाना है। पहली चीज़ गिवन क्या दिया है, दूसरी चीज़ फाइंड क्या करना है। ये दो चीज़ से आपके क्वेश्चन जो होंगे वो सॉल्व हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद कह रहा है, देखो यहाँ पे कह रहा है पर्टिकुलर मूव द कर्व दिस, find the coordinate find the points on the curve at which the y coordinate is changing 8 times x was the x coordinate। जो मेरा कोऑर्डिनेट है y वो 8 टाइम्स पहले चेंज हो रहा है, आज से 8 टाइम ज़्यादा चेंज हो रहा है, किससे, एक्स कोऑर्डिनेट से। तो मुझे ये चीज़ गिवन मिल गई, मैंने गिवन चीज़ निकाल ली। अब गिवन निकाली, गिवन को उस वैल्यू में पुट करो, देन उसके बाद अपने क्वेश्चन को सॉल्व करो। तो सॉल्व करनी आई होप आती होगी, प्लीज़ सॉल्व करना। नहीं पता चल रहा किस तरीके सॉल्व करना, अभी भी बोल रही हूँ, कमेंट्स कीजिए, बोलिए कि हमें आंसर चाहिए साथ में। तो मैं आपको ये सारे क्वेश्चंस के आंसर भी आपको उसकी भी वीडियो बना के भेजूंगी। तो प्लीज़ अगर मैं भी एफर्ट्स कर रही हूँ तो प्लीज़ अपने भी एफर्ट कीजिए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। नहीं आता पूछो भाई, मैं तुम्हें ये वाली चीज़ें भी सारे डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दूंगी। अभी इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको डिटेल में क्वेश्चन सॉल्व कराऊँ, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आप कर लोगे। देन सेकंड कह रहा है बलून विच ऑलवेज स्पेरिकल हैज अ वेरिएबल डायमीटर विच इज दिस। आपको डायमीटर आपको ये दे रखा है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो मुझे कह रहा है कि मुझे ना डी वाई ओवर डी एक्स निकालना है, डी वाई ओवर डी एक्स निकालना है। कभी भी कहते हैं कि टाइम के रिस्पेक्ट में तो डी वाई ओवर डी टी होता है या डी एक्स ओवर डी टी होता है। अगर आपको बोले कि मुझे रेट ऑफ चेंज निकालो किसके रिस्पेक्ट में, एक्स, जिसके रिस्पेक्ट में होता है वो पॉइंट नीचे आता है, तो डी वाई ओवर डी एक्स। फाइंड ऑल द इंटरवल विद द फंक्शन। देखो पहले यहाँ पे ये दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट कर देते, इसमें डायमीटर आपको दे रखा है, आपको जो है डी वाई ओवर डी एक्स निकालना है, ठीक है। इस क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही पूछ रहा है। देन थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको ये इक्वेशन दी है, मुझे कह रहा है कि मुझे ना इसके सारे इंटरवल फाइंड करके दिखाओ। ये आपकी 6.1 एक्सरसाइजेस के ये दो क्वेश्चन है, ठीक है। अब उसके बाद 6.2 एक्सरसाइज के यहाँ पे कह रहे हैं फाइंड ऑल द इंटरवल इन विच फंक्शन एक्स इज गिवन बाय। आपको ये फंक्शन दे रखा है, और उसमें कह रहा है कि आपको सारे इंटरवल बताने कि क्या ये इंटरवल क्या हो रहा है। मतलब आपको पता है ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों है। पहली बात तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि इसमें आपको सारे इंटरवल पूछ रहे हैं, यानी आपको ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, इन चारों क्वाड्रेंट में जो है आपको चेक करना पड़ेगा, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आपका एग्जाम्पल का क्वेश्चन मैंने उठा के दिया है, तो इसके क्वाड्रेंट पे मेन फोकस है। आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे आपके लिए ईजी है, लेकिन मेन पॉइंट क्या है, क्वाड्रेंट। आपके क्वाड्रेंट क्या दिए हुए हैं उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व होने। तो 2 पर मतलब 360 तक इसने पूरा दिया है। पहले क्या होता था 0 से 90, ठीक है, वो आपको गिवन देता था, लेकिन इस बार इसने 0 से लेके 360 तक गिवन दिए हैं। तो किस तरीके से आपको सॉल्व करना है वो आपको बताना है, ठीक है। तो इंटरवल मेन है यहाँ पे, इंटरवल कौन से, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, उसकी वैल्यूज आपको बतानी है। तो क्योंकि ये 2 पाई तक है इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो ये वाले क्वेश्चन में कुछ डिफरेंट है, कुछ हटके है, इसे सॉल्व करना, ठीक है। देन अगला कह रहा है आपको ये कि एक क्वेश्चन दे रखा है जिसमें x+1 टू दी होल क्यूब, x-3 टू दी होल क्यूब, देन फाइंड द इंटरवल आर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। ये इंपॉर्टेंट, इस एक्सरसाइज में पहली बात तो इंपॉर्टेंट ये है कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग क्या है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कैसे फाइंड करना है, मैक्सिमा मिनिमा क्या है, और उसके बाद हमारा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या है। देन और उसके बाद जाके फिर होता है कि हाँ आपको जो है रेट ऑफ चेंज वाले क्वेश्चन दे दे, ठीक है। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग को प्लीज़ पक्का कर लो, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग को पक्का करोगे। देन मैक्सिमा मिनिमा है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है, देन मैक्सिमा मिनिमा है, हमारा मिनिमा है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन है, ठीक है। ये दो चीज़ तो यार प्लीज़ पक्की कर लो, इस चैप्टर में ये दो चीज़ें बहुत मायने रखती है, ठीक है। देन उसके बाद हमारे यहाँ पे हमें ये बताने कि क्या ये इंक्रीज कर रहा है और डिक्रीज कर रहा है, कौन से इंटरवल में इंक्रीज करे, कौन से इंटरवल में डिक्रीज करना है, वो हमें यहाँ पे बताना है, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है y इक्वल 4 sin x अपॉन में 2 प्लस कॉस एक्स माइनस थीटा। ये इंक्रीजिंग फंक्शन है थीटा 0 π/2 पे। तो इसको आप जब सॉल्व करोगे आपको ये प्रूव करने की, अगर मैं इस इंटरवल पे इस फंक्शन को चेक करता हूँ या चेक करती हूँ तो ये मेरा क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। क्या करेगा, मेरा ये फंक्शन इंक्रीज करेगा, ठीक है। उसके बाद आता है फॉर वर्ड वैल्यू ऑफ द फंक्शन f गिवन बाय दिस इज इंक्रीजिंग ऑन दिस। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस फंक्शन की वैल्यू पे, मतलब इस फंक्शन में क्या वैल्यू रखे कि वो इंक्रीजिंग हो जाए। मतलब हमें जो है ये बताना है कि कौन सी वैल्यू है फंक्शन की
जिसमें जो है ये वाला मेरा फंक्शन इंक्रीज होगा। तो मुझे इंक्रीजिंग फंक्शन यहाँ पे प्रूव करना है, ठीक है। देन क्योंकि आपको जो है यहाँ पे गिवन दे रखे है ऑलरेडी, आपको ये इंटरवल गिवन दे रखे हैं, तब मुझे क्या करना है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए फंक्शन, मतलब यहाँ पे ये ए है कि मुझे ए की वैल्यू पुट करनी है, मतलब सॉरी ए की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है। मुझे गिवन दे दिया कि इस फंक्शन में ये क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। अब मुझे ये फाइंड करना है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, तो यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू फाइंड करने को बोल रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है लेट आई बी द इंटरवल डिसजॉइंट फ्रॉम -1 to 1, प्रूव दैट द फॉलोइंग गिवन बाय दिस फंक्शन इंक्रीजिंग ऑन द इंटरवल। मुझे ये प्रूव करना है कि ये जो आपको इंटरवल दिए हुए है ना, ये जो फंक्शन गिवन है, ये फंक्शन जो है मेरा क्या करेगा, इंक्रीज करेगा हमारे इन इंटरवल में, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है, ये अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपका एग्जाम्पल का और ये आपके कुछ प्रीवियस ईयर्स में भी आपको मिल जाएगा, जो आपके टेस्ट पेपर्स होते हैं ना पीछे सपोर्ट मटेरियल के, आपको वहाँ पे ये क्वेश्चन मिल जाएगा। तो कह रहा है फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 0 to c फ्रॉम विच अ पैराबोला y इक्वल x² वेयर 1/2 इज स्मॉलर एंड इक्वल देन c एंड c इज स्मॉलर देन इक्वल देन 5। तो आपको ये चीज़ गिवन दे रखी है, पहली चीज़ तो आपको बोल रखा है कि ये एक पैराबोला फॉर्म बना रहा है। पैराबोला किस तरीके से बनता है, पैराबोला बनता है इस तरीके से, ठीक है। पैराबोला फॉर्म बना रहा है और आपको कह रहे हैं कि 0 to c पॉइंट दे रखे हैं, तो मुझे ना डिस्टेंस निकालना है। क्या निकालना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसकी प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको केस स्टडी में मिल सकता है। ऐसा क्वेश्चन केस स्टडी में छप के आता है, ये गारंटी होती है हर किसी की, ठीक है। तो प्लीज़ इसको प्रिपेयर कर लेना। कह रहा है ना अपाचे हेलीकॉप्टर ऑफ एनिमी इज अ फ्लाइंग अलोंग द कर्व विच, आपको ये इक्वेशन दे रखी है। देन सोल्जर प्लेस एट अ 3-7 वांट्स टू शूट डाउन द हेलीकॉप्टर व्हेन इट वाज नियरेस्ट टू हिम, फाइंड द नियरेस्ट डिस्टेंस। जैसे इसमें भी डिस्टेंस पूछा था, यहाँ पे भी जो है नियरेस्ट डिस्टेंस पूछ रहा है, ठीक है। आपको अपने माइंड में पहली चीज़ तो डायग्राम बनाना है, अपने माइंड में नहीं बन रहा है यार, कॉपी में बना लो डायग्राम। कॉपी में डायग्राम बनाओ, इक्वेशन को पुट करो और जो गिवन पॉइंट्स है वो पुट करो। देन उन दोनों के बीच का जितना डिस्टेंस है, हमसे वही कह रहे हैं कि मुझे ये बताओ कि उन दोनों का डिस्टेंस है कितना। तो अगर पॉइंट्स अच्छे से पुट हो गए, इक्वेशन के अकॉर्डिंग अगर पॉइंट्स अच्छे से पुट हो गए, तो क्वेश्चन जो है इजीली डिस्टेंस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग निकल जाएगा। तो इस क्वेश्चन में डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करना, इससे ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ये वाला क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है, ये भी बहुत बार देखा गया है। कह रहा है अ मैन ऑफ अ हाइट 2 मीटर वॉक एट अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 5 km/h अवे फ्रॉम अ लैम्प पोस्ट विच इज 6 मीटर हाई, फाइंड द रेट एट विच द लेंथ ऑफ अ शेडो इंक्रीज। ये जो शेडो वेडो वाला क्वेश्चन होता है ना, ये शेडो वाला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये भी पूछा गया है बहुत बार एग्जाम में। तो प्लीज़ ऐसे वाले क्वेश्चन को प्रिपेयर कर लो जहाँ पे इन शेडो की बात करी हो कि वो इतना चला, उसकी शेडो में बताओ कितना फर्क पड़ गया या कितने डिस्टेंस है उनकी शेडो में, पहली वाली शेडो और अब वाली शेडो में। तो ये वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं हमारे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के। अभी कुछ क्वेश्चन और हैं, इसके बाद वो वाले क्वेश्चन देखना, देन हमारे ये वाला चैप्टर भी जो है वो खत्म हो जाएगा। तो ये वाले क्वेश्चंस को जो है आप टिक कर लो या तो इसे नोट डाउन कर लो। वो सारी जो क्वेश्चंस हमने अभी तक कवर अप करे हैं वो हमारे चैप्टर नंबर 6 के हैं, जैसा ऊपर दिख रहा होगा, ठीक है। तो अब ये बहुत सारे क्वेश्चंस थोड़े से और बचे हुए थे, तो सारे क्वेश्चंस देखना पॉसिबल नहीं होता पूरी वीडियो में, क्योंकि वैसी ही वीडियो बहुत लंबी बन चुकी है और बहुत ज़्यादा लंबी बन जाएगी, तो तुम भी कंजूसियत से ही देखोगे, सीधी सी बात है। तो अब यहाँ पे ये कुछ क्वेश्चंस मैंने लिखे हुए हैं, मैं अभी भी बता रही हूँ कि ये सारे क्वेश्चंस मैंने 2023 की जो एनसीईआरटी की बुक्स है मैथ्स की फर्स्ट एंड सेकंड, मैंने उससे लिखा हुआ है, मतलब जो अभी क्योंकि फर्स्ट बुक चल रही है तो फर्स्ट बुक से ही लिखी हुई है। अगर आपका कोई नया सिलेबस है, मतलब सॉरी नई बुक है जिसमें ऐसा लगता है कि कुछ कटा हुआ है या कुछ चीज़ें उड़ा दी गई हैं, तो प्लीज़ अपनी पुरानी बुक को रेफर करो, किसी से मांगो, अपने सीनियर से मांगो, आपको पुरानी बुक देगा, देन उसमें से इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, ठीक है। मैच कर लो कि वो मैच कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, पहली चीज़ तो, वरना फिर कहोगे कि यार ये बताया था ये तो आया ही नहीं है, कि नहीं है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट और क्वेश्चंस हैं, आपको दिख रहा होगा एक्सरसाइज 6.5 में मैंने ये सारे अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस को लिखा हुआ है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आपको पता है वो सारे हमारे कौन से बेस में, वर्ड प्रॉब्लम्स बेस में है, लास्ट वाले क्वेश्चंस, उनसे भी कभी कभी केस स्टडी बन के आ सकती है। तो प्लीज़ उन क्वेश्चंस को मिस आउट मत करना, उसकी प्रैक्टिस कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे, ठीक है।
प्लस मैंने मिसलेनियस एक्सरसाइजेस के कुछ 3 क्वेश्चंस लिखे हुए हैं जो आपको प्रिपेयर करोगे तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा आपके लिए, बहुत इजीली उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो इनकेस अगर वो आए तो, ठीक है। तो क्वेश्चन 14, 19, 20 मेरी मिसलेनियस एक्सरसाइजेस के हैं। उसके बाद अगर मैं एग्जाम्पल्स की बात करूँ, मैंने कुछ एग्जाम्पल्स भी इसमें यहाँ पे बताए गए हैं। तो 36, 37, 38, 41, 42, 43, 44 ये सारे एग्जाम्पल्स प्रिपेयर कर लेना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं इन चैप्टर के। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे कि चैप्टर नंबर 6 हमने पूरा कर दिया है, देन चैप्टर नंबर 5 हमने पूरा कर दिया है। अब इसके बाद हम जो इंटीग्रेशन वाला चैप्टर है, मतलब क्योंकि हम थर्ड बुक में सेकंड बुक में आ चुके हैं, अकाउंट्स का चल रहा था सॉरी, है ना, सेकंड बुक में आ चुके हैं। तो सेकंड बुक में जो है इंटीग्रेशन का एक सेपरेट वीडियो आएगा आपको, उसमें क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे साथ साथ में, तो इंटीग्रेशन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वहां से कवर हो जाएंगे। उसके बाद आपका आता है वो होमोजीनियस वाला चैप्टर, ठीक है, वो आपको जो है कवर करना पड़ेगा। डिफरेंशियल इक्वेशन शायद उस चैप्टर का नाम है। देन एक और चैप्टर है आपको जिसमें आपको डायग्राम वगैरह बनाने पड़ते हैं, तो वो दोनों चैप्टर अब मैं लेके आऊंगी। इंटीग्रेशन अभी भी बता रही हूँ, इंटीग्रेशन का अलग से वीडियो बन रहा है, तो प्लीज इंटीग्रेशन का अगर आपको देखना है तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट है तो अलग वाली वीडियो पे जाना, ठीक है। उसमें अगली वाली वीडियो में हम कवर करेंगे कौन सा, अपना एक तो पैराबोला वाला जिसमें डायग्राम बनता है वो वाला चैप्टर, देन हमारा एप्लीकेशंस क्या बोलते हो उसे, ऑर्डिनेट डिफरेंशियल इक्वेशंस वाला जो चैप्टर है वो वाला चैप्टर, देन प्लस में अगर वेक्टर हो पाए तो वेक्टर भी उसमें कवर हो जाएगा। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप ये सारे क्वेश्चंस आपको बहुत ही सही लगे होंगे, मतलब समझ में आ गए होंगे, वैसे समझाया नहीं है बट ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ उनकी प्रिपरेशन कर लेना, हल्के में मतलब बच्चों ऐसा नहीं होता है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है, एफर्ट्स जानने पड़ते हैं खुद से, ठीक है। तो प्लीज़ इन सब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, हेल्दी रहो, खुश रहो और पढ़ाई करते रहो, ठीक है। मज़े नहीं करने ज़्यादा, बोर्ड के एग्जाम से ना पढ़ाई करोगे अच्छे से, ठीक है। तो आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, एंड कोई भी प्रॉब्लम होती है प्लीज़ जो है कमेंट्स पे बोलिए कि हमें ये प्रॉब्लम है, हमें क्वेश्चन नहीं आ रहा, आप इसकी वीडियोज़ बनाइए तो हम उसमें बना देंगे, ओके। तो थैंक यू सो मच फॉर सीइंग दिस वीडियो एंड आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।